सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, विद्यान सिंधु पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है वो है आंकड़ों के स्रोत तथा इनका विश्लेषण और व्याख्या। ये इकाई 14 है। इस इकाई 14 में हम निम्नलिखित चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों के स्रोत के बारे में उसका प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर आंकड़ों के स्रोत, उसके अंतर्गत हम प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, फिर हम आंकड़ों के प्रकार के अंतर्गत मात्रात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े, फिर माप के पैमाने या स्तर, आंकड़ों को मापने के लिए जो माप के पैमाने अपनाए जाते हैं। इसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या की तकनीकें, जिसके अंतर्गत हम मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण और उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, तत्पश्चात गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण और उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, इत्यादि चीजों को हम इस इकाई 14 के अंतर्गत हम पूरा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले आंकड़े क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इसे डेटा भी कहते हैं। आंकड़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो वास्तविक दुनिया की जो चीजें होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एक संख्यात्मक मान होते हैं जिन्हें एक सेट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तथा इनका संग्रह करके हम किसी चीज का निष्कर्ष निकाल पाते हैं। आंकड़े शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक जैसे रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीके से शोध के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। इन्हीं रॉ मटेरियल से निष्कर्ष निकाल करके ही शोध को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार आंकड़े जो हैं वो अध्ययन के लिए और शोध के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम आते हैं। अब हम आगे आते हैं कि आंकड़ों के स्रोत कैसे हैं, आंकड़े कैसे हम प्राप्त करें। आंकड़े प्राप्त करने को स्रोतों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें शोधकर्ता पहली बार व्यक्तिगत रूप से या प्रतिदर्श द्वारा मौलिक रूप से एकत्र करता है। अर्थात यहाँ पर शोधकर्ता जो भी आंकड़े इकट्ठा करने जा रहा है वो पहले से मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता स्वयं खुद से जाकर के वर्तमान जो शोध का केंद्र है वहां जाकर के, या जिस प्रकार की जगह को उसने शोध के रूप में चयनित किया है, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में जाकर के वो आंकड़ों का चयन करता है, या अपने शोध के दौरान अगर उसने जनसंख्या से सैंपल का सिलेक्शन किया, ये प्रतिदर्श का सिलेक्शन किया है, तो वो अपने प्रतिदर्श से भी आंकड़ों का संग्रहण करता है। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें पहले इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा नहीं किए गए होते हैं, तो शोधकर्ता स्वयं से आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो शोधकर्ता के लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, और दूसरी तरफ कहा जाए तो ये बॉटम अप एक्सपीरियंस होता है कि शोधकर्ता ने मूल स्थिति से जाकर के आंकड़ों का संग्रहण किया है। अब अगर हम प्राथमिक आंकड़ों को हमें संग्रहित करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए इसके 2 स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। प्रत्यक्ष सीधा स्पष्ट हो रहा है जिस शब्द से, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने। जब शोधकर्ता आंकड़ों का संग्रहण बिल्कुल सामने करता है, स्वयं से तो करता है, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से करता है, फेस टू फेस करता है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े संग्रहण होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत कहते हैं। अर्थात इसमें जैसे आपने देखा होगा, कभी आप खुद स्वयं से जाकर के किसी चीज को देख करके अनुभव प्राप्त करते हैं, या ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं, या हम इंटरव्यू कहते हैं, या जिसमें शोधकर्ता ने प्रश्नावली दी और सामने वाले ने भर करके उस प्रश्नावली को वापस किया। तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं वो शोधकर्ता स्वयं अपने सामने इकट्ठा करता है। खासकर इस तरह के आंकड़े अगर हम देखें तो बहुत प्रकार की जो अनुसंधान के जो प्रकार हैं, खासकर जो गुणात्मक अनुसंधान है, उसमें इस तरह के आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, जिसमें जहाँ ऑब्जर्वेशन होता है, जहाँ इंटरव्यू होता है, खासकर जैसे एथनोग्राफिकल जो रिसर्च होती है, इसमें शोधकर्ता मूल स्थिति में जाकर के आंकड़ों का संग्रहण करता है, ताकि आंकड़ों की जो वर्तमान परिस्थिति है या जो उसकी रियल सिचुएशन है उसको जान सके। दूसरा है अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत। इसमें भी शोधकर्ता स्वयं से ही आंकड़ों का संग्रहण करता है, लेकिन शोधकर्ता
स्वयं से उपस्थित जो है सैंपल के सामने या जो क्षेत्र होता है वहाँ स्वयं से उपस्थित ना होकर के अन्य माध्यम का उपयोग करता है। जैसे आज के समय में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो है जुड़ करके जैसे प्रश्नावली को भेजा जाता है प्रतिदर्श के पास में, प्रतिदर्श उस प्रश्नावली को भरकर उसे वापस भेज देता है शोधकर्ता के पास में, या फ़ोन के माध्यम से कम्युनिकेशन करके आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार में शोधकर्ता स्वयं से प्रतिदर्श या व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित तो नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो आंकड़े जो है किसी अन्य माध्यम से इकट्ठा करता है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत कहते हैं। इसमें भी शोधकर्ता के द्वारा जो आंकड़े संग्रहित किए गए हैं वो सभी आंकड़े जो हैं मूल आंकड़े हैं और शोधकर्ता ने स्वयं उसको पहली बार ही इकट्ठा किया, यानी इससे पहले इस प्रकार के आंकड़ों न इकट्ठा किए गए हैं और ना ही इसका कभी उपयोग किया गया है। अब इन आंकड़ों के लाभ क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्यों जरूरी है और इसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं सबसे पहली चीज ये मौलिक होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के आंकड़ों को ना पहले कभी इकट्ठा किया गया है और ना ही कभी किसी प्रकार का कोई उपयोग किया गया है। तो इसलिए ये ओरिजिनल है बिल्कुल और शोधकर्ता के द्वारा पहले इकट्ठा किए गए हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि आपको जो आंकड़े मिल रहे हैं वो मूल आंकड़े हैं, और दूसरी बात शोधकर्ता ने चूंकि स्वयं से इकट्ठा किए हैं तो इस प्रकार के आंकड़ों में किसी प्रकार का यूं कहें मिलावट या यूं कहें किसी प्रकार का जो है बायसनेस, पूर्वाग्रह जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। शोधकर्ता स्वयं से उसको इकट्ठा करता है। दूसरी चीज समय और स्थान के अनुकूल होते हैं। यहाँ पर शोधकर्ता चूंकि स्वयं से जाकर के आंकड़े इकट्ठा करता है तो वो जहाँ पर रह रहा होता है या जिस प्रकार के क्षेत्र का चयन करता है वहाँ जाता है और वहां से जाकर के उस स्थान से आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो एक चीज ये होती है कि उस स्थान के अनुकूल होते हैं, दूसरा उस समय के अनुकूल होते हैं, क्योंकि जिस समय शोधकर्ता शोध कर रहा है उसी समय पर जाकर के वो उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है। उस समय के अनुकूल है, ऐसा नहीं कि आंकड़े बहुत पहले आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं और आज इसका उपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में परिणाम गलत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है, शोधकर्ता वर्तमान उसी परिस्थिति में जाकर के आंकड़ों का संग्रह करता है, तो जो आंकड़े होते हैं वो समय के अनुकूल भी होते हैं। नंबर तीसरी बात होती है अधिकतम शोध जांच प्राथमिक आंकड़ों पर होती है। जो मूल शोधें होती हैं, शोध होती हैं, अनुसंधान होते हैं, वो प्रायः मूल आंकड़ों पर होते हैं। द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं वो इतना ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं माने जाते हैं, इसलिए जो मूल शोध होती है या जो कहें जिन शोध को लेकर के उसकी शुचिता को लेकर के ध्यान रखा जाता है, ऐसे में हम मूल आंकड़ों पर अनुसंधान करते हैं। विषय परकता की संभावना न्यूनतम होती है इसमें। नंबर चौथा पॉइंट है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं से आंकड़े इकट्ठा करता है तो ऐसी चीज के अंतर्गत क्या होता है, शोधकर्ता ये ध्यान रखता है कि आंकड़ों में किसी भी प्रकार के अन्य तत्व शामिल ना होने पाए। तो इसलिए विषय परकता जो होती है संभावना न्यूनतम होती है, कम से कम होती है। शोधकर्ता ध्यान पूर्वक चीजों का संग्रह करता है। आंकड़ों की स्वाभाविकता को बनाए रखना सरल होता है। क्योंकि आंकड़े शोधकर्ता स्वयं से इकट्ठा करता है तो ऐसे में क्या होता है, जो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होती है डेटा की वो बनी रहती है। जैसे उसने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या उसने इंटरव्यू के माध्यम से या उसने प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया, तो संग्रह चाहे जो हमारे आंकड़े हों गुणात्मक हों या मात्रात्मक रूप में जिस भी रूप में हमें प्राप्त होते हैं, वो आंकड़े जो होते हैं उनका स्वरूप वैसे ही विद्यमान होता है, उसमें किसी प्रकार की अन्य चीजें देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारे प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने के लाभ। अब हम आते हैं द्वितीयक आंकड़े। शोधकर्ता जब शोध करता है तो मूलतः वो शोध के दौरान अपने शोध में प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण तो करता ही है, साथ साथ वो द्वितीयक आंकड़े भी संग्रहित करता है। द्वितीयक आंकड़े क्यों संग्रहित करता है, आंकड़े क्या होते हैं, क्यों संग्रहित करता है, इत्यादि चीजों को देखते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले से उपलब्ध होते हैं, यानी अर्थात उनको शोधकर्ता पहली बार इकट्ठा नहीं कर रहा है, ये पहले से ही उपलब्ध हैं। शोधकर्ता इन्हें अन्य किसी स्रोत के माध्यम से प्राप्त करता है और प्राप्त करके उसको अपने अनुसंधान में उपयोग करता है। यानी आंकड़े पहले किसी अन्य शोध के द्वारा शोधार्थी द्वारा इकट्ठा किए गए हैं और उसका उपयोग उसके शोध में भी किया जा चुका है। अब यहाँ पर चूंकि शोधकर्ता रिसर्च कर रहा है तो ऐसे में वो द्वितीयक आंकड़ों पर भी ध्यान देता है और उसका उपयोग भी अपने अनुसंधान में करता है। अगर शोधकर्ता को द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने हैं तो किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, इसके भी मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। पहला है व्यक्तिगत दस्तावेज, दूसरा है सार्वजनिक दस्तावेज। व्यक्तिगत दस्तावेज से तात्पर्य है यहाँ पर जो व्यक्ति के द्वारा
जो व्यक्ति से जुड़े हो। सार्वजनिक दस्तावेज से तात्पर्य है जो सर्वजन सुलभ हो, अर्थात जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा जो आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, जैसे केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, राज्य सरकार के संस्थान हैं, ये स्थानीय स्तर के जो निकाय के संस्थान हैं, वो जो आंकड़े जारी करते हैं, जैसे जनसंख्या गणना या अ, विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना या शोध के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना या स्वास्थ्य के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना। सरकार समय-समय पर आंकड़े जारी करती रहती है, जैसे बजट के समय सरकार आय व्यय के आंकड़े जारी करती है। तो इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक दस्तावेज कहते हैं। और व्यक्तिगत दस्तावेज जो होते हैं, जो व्यक्ति के स्वयं के होते हैं और ये पर्सनल होते हैं। ये किसी इसको अगर संग्रहण करना है तो इसके लिए परमिट भी लेनी होती है, पूछना भी पड़ता है। किसी के व्यक्तिगत दस्तावेज को बिना उसकी जानकारी के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे है किसी की जो है बायोग्राफी है, किसी ने लिखी है, या कोई किताब लिखी, कविता लिखी है, या किसी ने अपने शोध के दौरान प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करके शोध किया है, उस व्यक्ति के शोध को आप शोध के अध्ययन के जो निष्कर्ष हैं उन्हें आप अपने में इकट्ठा करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कई प्रकार के अनुसंधान करता है, उस अनुसंधान के अंदर जो आंकड़े होते हैं, अगर उसको शोधार्थी अपने में शामिल करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं उन्हें व्यक्तिगत दस्तावेज कहते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज और सार्वजनिक दस्तावेज, ये दोनों ही दस्तावेज द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों ही शोधार्थी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, खासकर जब वो अपने अनुसंधान को बेहतर स्वरूप प्रदान करना चाहता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं, जो सार्वजनिक होते हैं, इनको भी 2 स्वरूपों में बाँटा गया है। सबसे पहला जो स्वरूप है वो है प्रकाशित, दूसरा है अप्रकाशित दस्तावेज। प्रकाशित दस्तावेज आपको सभी को पता चल रहा होगा शब्द से, पब्लिश, जो जिनको प्रकाशित किया जा चुका है, जो प्रकाश में आ चुके हैं, जो उपलब्ध हैं। और अप्रकाशित जो अभी जिनका प्रकाशन पब्लिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो दस्तावेज अभी उपलब्ध हैं। खासकर जैसे शोधकर्ता शोध करता है और शोध के दौरान वो अपना शोध जमा करता है, लेकिन उससे जुड़े हुए आंकड़े को अगर वो पब्लिश नहीं करता है किसी रिसर्च जर्नल में, किसी रिसर्च मैगजीन में, तो ऐसे में वो सभी आंकड़े जो हैं अप्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। या सरकार के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का शोध होता है, लेकिन वो आंकड़े अभी सरकार के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे आंकड़ों को अप्रकाशित कहते हैं। प्रकाशित आंकड़े वो होते हैं जिनको शोधकर्ता के द्वारा या जो सार्वजनिक निकाय हैं उनके द्वारा जो पब्लिश किया जा चुका है, इन्हें हम प्रकाशित आंकड़े कहते हैं। प्रकाशित आंकड़ों जो कि पहले से ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, तो इनका एक्सेस करना आसान होता है और ये रिलायबल भी माने जाते हैं। तो इसमें कौन-कौन से आंकड़े आते हैं, इस पे एक नज़र डालते हैं। इसमें केंद्रीय संस्थान, राज्य, स्थानीय निकाय की सरकारें, खासकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं, राष्ट्रीय निकाय हैं, अन्य सामाजिक सहायक संगठन खासकर एनजीओ हैं, या तकनीकी और व्यापार पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और भी शोध अध्ययन के जो विषय हैं, विश्वविद्यालय और अन्य जो संस्थान उनके द्वारा जो तैयार की गई रिपोर्ट्स हैं, ये सभी जो है ये प्रकाशित दस्तावेज होते हैं। और ये सार्वजनिक दस्तावेज में भी आते हैं और व्यक्तिगत में भी होते हैं। बहुत सारे जो थीसिस होती हैं, रिसर्च मैगजीन होती हैं, उनमें जो शोधकर्ता के द्वारा जो पेपर पब्लिश किए जा चुके होते हैं, इन सभी को हम प्रकाशित दस्तावेज कहते हैं। दूसरे होते हैं अप्रकाशित दस्तावेज। सामान्यतः अप्रकाशित आंकड़ों के स्रोत जो होते हैं वो जैसे व्यक्ति की पर्सनल डायरी हो गई, उसके लेटर हो गए, और भी जैसे आत्मकथाएं हैं, चिंतनशील पत्रिकाएं हैं, या व्यक्ति के द्वारा निजी स्तर पे काम किए गए उसके जो है शोध, ये सारी चीजें जो है अप्रकाशित दस्तावेज के अंतर्गत आती हैं। इनको समय समय पर अगर ये बहुत ज़रूरी होती हैं तो व्यक्ति या सरकार के द्वारा पब्लिश भी किए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अप्रकाशित ही रह जाती हैं किसी अन्य कारणों के द्वारा भी। सरकार भी समय समय पे बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करती है, इनमें से कुछ चीज़ें अप्रकाशित भी रहती हैं। वो उन आंकड़ों की जो है गंभीरता को, उन आंकड़ों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में जो अप्रकाशित दस्तावेज होते हैं उनका भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चूँकि प्रकाशित में नहीं आए हैं, ऐसे में उनकी जो रिलायबिलिटी है, उनकी जो वैलिडिटी है, उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए
ज़्यादातर जो जब शोधकर्ता अनुसंधान करता है तो उसमें वो प्रकाशित आंकड़ों पर ज़्यादा बल देता है। अप्रकाशित आंकड़ों को भी वो अपने शोध में शामिल करता है, लेकिन उसकी सुनिश्चितता, उसकी वैलिडिटी यानी जो वैधता है, उसको निर्धारित कर पाना मुश्किल होता है। खासकर जैसे केस स्टडी होती है, तो ऐसे में जो व्यक्ति के जो अप्रकाशित स्रोत होते हैं, किसी जो कि केस स्टडी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है या किसी विशेष घटना से जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं, उससे जो सेंसेशनल होते हैं, उनको पब्लिश नहीं किया जाता है। लेकिन शोधकर्ता इस प्रकार के आंकड़ों को संदर्भ लेकर के अपने शोध में शामिल कर सकता है। अब है ये जो आंकड़े होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े, इनको हम कैसे प्राप्त करें और इनमें प्राप्त करते समय कौन-कौन सी सावधानियां ध्यान रखें। तो सबसे पहले है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कि जो भी आंकड़े हम ले रहे हैं क्या वो विश्वसनीय है, रिलायबल है। अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो इस प्रकार के आंकड़ों से बचना चाहिए। नंबर दूसरी बात, उपयुक्तता, क्या वो जो आंकड़े लिए जा रहे हैं क्या वो उपयुक्त हैं, यूजेबल है। अगर वो यूजेबल नहीं है तो उन आंकड़ों का किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। नंबर जो थर्ड है पर्याप्तता, क्या वो एनफ है उस चीज को पूर्ण करने के लिए। कभी कभी आंकड़े तो लिए जाते हैं लेकिन वो इतने आंकड़े इतनी मात्रा में नहीं होते हैं या उतनी चीजों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वो आधी अधूरी चीजें रह जाती है। तो जब भी द्वितीयक आंकड़े ले रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, उसमें ये चीजें ध्यान रखें कि जिस भी हम प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कैसा है, क्या वो प्लेटफॉर्म विश्वसनीय है, रिलायबल है। अगर रिलायबल है तो उसी प्रकार के प्लेटफॉर्म से हम आंकड़े लें। दूसरी चीज, उपयुक्त है हमारे लिए नहीं। बहुत सारे आंकड़े देखने में तो लगते हैं लेकिन वो हमारे शोध के लिए उतने ज्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये देखना चाहिए क्या ये यूजेबल है और यूजेबल है, और क्या ये हमारे लिए जो हम ले रहे हैं आंकड़े की या उस मूल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी हम इस प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करें। अब हम आगे चलते हैं आंकड़ों के जो प्रकार। यहाँ पर जो आंकड़ों के प्रकार है वो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर विभाजित किए गए। मुख्यतः दो प्रकार बनाए गए हैं, एक मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक अर्थात जहां मात्रा की बात की गई, मात्रा को हम संख्या के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने लंबाई, चौड़ाई, स्कोर, प्रतिशत, इस चीज को ध्यान में दिया होगा, तो ये सब मात्रात्मक आंकड़े होते हैं क्योंकि इनमें संख्या का उपयोग होता है। गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं जिनमें हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के गुण और विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। अब ये जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, चूंकि इसमें संख्या का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इनका संग्रहण करना बहुत आसान होता है गुणात्मक की अपेक्षा। मात्रात्मक आंकड़े पूर्व निर्धारित या पूर्व नियंत्रित प्रश्नों, प्रतिक्रियाओं के साथ उपकरण जैसे साक्षात्कार है, परीक्षण है या एप्टीट्यूड टेस्ट है या और भी कई सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण है या भौतिक परीक्षण का उपयोग करके इनको हम संख्या की जो चीज होती है, जो वस्तु होती है या जो प्रतिदर्श होता है, उसके गुण या विशेषताओं को हम बड़ी आसानी से संख्या के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं और उससे हम आगे चलकर विश्लेषण कर पाते हैं। इसलिए जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं शोध की दृष्टि से काफी उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनका विश्लेषण करना काफी आसान होता है। वहीं पर अगर हम गुणात्मक आंकड़ों की बात करें तो गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं संख्या की अपेक्षा इसमें वर्णन की बात होती है, यानी हम इस चीज में काफी ज्यादा वर्णनात्मक होते हैं, चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि इसमें संख्या नहीं होती है तो इसका कलेक्शन करना यानी इसको संग्रहण करना कठिन काम होता है। गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो लोगों के व्यवहार का वर्णन करते हैं और ऐसे आंकड़े ये भी बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक हैं या जो व्यक्तिगत पहलू हैं उस चीज को कैसा अनुभव करते हैं। जैसे हमारे साथ है, किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करना आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के विचारों को समझना, उस व्यक्ति के आंतरिक गुणों को समझना थोड़ा कठिन काम होता है। उसके मनोवैज्ञानिक गुणों को समझना, क्योंकि इन चीजों को मापना थोड़ा कठिन काम होता है। तो ऐसे में हम उस चीज की व्याख्या कर सकते हैं। तो गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं वो उसको व्याख्यात्मक होते हैं, उसकी व्याख्या करना संभव होता है, लेकिन मापन करना थोड़ा कठिन काम होता है। इन आंकड़ों जो होते हैं गुणात्मक, इनको एकत्र करने में भी काफी समय लगता है और साथ ही शोधकर्ता को इन तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करते समय काफी विवेकपूर्ण होना पड़ता है, क्योंकि ये जो आंकड़े होते हैं व्यक्तिगत या सामाजिक पहलू से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति की चीजें उसके व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो क्योंकि इन आंकड़ों को पुनः रिटेस्ट कर पाना, उसी तरह की चीजों को प्राप्त कर पाना कठिन होता है। तो ऐसे में इन आंकड़ों को इकट्ठा करते समय शोधकर्ता को सावधानी बरतनी चाहिए।
अब हम आते हैं, चाहे वो हमने मात्रात्मक आंकड़े पढ़े हों, चाहे गुणात्मक आंकड़े पढ़े हों, या जो इससे पहले हमने स्रोत के आधार में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े पढ़े हों। इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करें, तो इसके लिए हमारे मापन के स्तर होते हैं। सबसे पहले आंकड़ा ये जो इकट्ठा होते हैं वो मापन के आधार पे होते हैं। मापन अर्थात किन्हीं निर्धारित बिंदुओं के द्वारा किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण और विशेषताओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मापन कहते हैं। अब ये जो मापन होते हैं, मापन कैसे किया जाए, इसके मुख्यतः इसको समझने के दृष्टिकोण से इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है नामिक मापन, जिसे हम नाम मात्र मापन भी कहते हैं, नामित मापन भी कहते हैं। दूसरा होता है क्रमिक, जिसे हम जो है ऑर्डिनल स्केल भी कहते हैं। नामित को जो है हम नॉमिनल भी कहते हैं और क्रमिक को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं इंग्लिश में। अंतराल मापन होता है जिसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं, और जो सबसे अंतिम है उसे कहते हैं अनुपात मापन, जिसे हम कहते हैं रेशियो स्केल। तो पहला नॉमिनल स्केल, दूसरा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा इंटरवल स्केल और चौथा जो है अनुपात स्तर। ये जो मापन के जो स्तर है, ये आंकड़े को विभिन्न प्रकार के लेबल, श्रेणियां और संख्या में निर्धारित करने में शोधार्थी की सहायता करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पे जो है हम आंकड़ों को आसानी से संग्रह कर सकते हैं और उसी के आधार पे हम विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है नामित स्तर या नाम मात्र स्तर का मापन। इस प्रकार का वर्गीकरण जो है कुछ विशेषताओं या गुणों के लिए देखी गई समानता और अंतर के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार का मापन सबसे पहले स्तर का मापन होता है, सामान्य मापन होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को उसके नाम के आधार पे या उसके जेंडर के आधार पे या उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पे या उसके टीम के आधार पे या उसके अन्य चीज़ों के आधार पे आसानी से गुण के आधार पे बांट देते हैं, तो इस प्रकार के मापन को हम नामित कहते हैं, क्योंकि नाम या गुण के आधार पे विभाजन करना होता है। जैसे किताबें अलग, कॉपी अलग। तो किताबों को मापना आसान है, कॉपियों को, कॉपी एक साइड हो गई, किताब एक साइड हो गई, तो इससे हम बहुत जल्दी डिफरेंस कर पाते हैं। क्लास में फीमेल एक तरफ, मेल एक तरफ, तो इससे क्या है कि हमने जो है क्लास के अंदर जितने बच्चे थे उनको बहुत ही जल्दी आसान तरीके से 2 कैटेगरी में विभाजित कर दिया। सामान्यतः जैसे जो है बालों का रंग कैसा है, तो किसी का ग्रे होगा, किसी का जो है काला होगा, किसी का भूरा होगा, और विभिन्न प्रकार के कलर हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या गुण के आधार पे, नाम के आधार पे विभाजन करना आसान होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब विभाजन करते हैं, जितने भी अंतर होते हैं, तो उस ग्रुप के अंदर लोगों में आपस में समानताएं होती है। जैसे अगर हम किताब की बात करें, तो किताब की, चाहे वो किसी भी विषय की किताब, किताब मतलब किताब, सारी किताबें अंदर एक समान ही रहेंगी। कॉपी तो मतलब कॉपी, सारी कॉपी एक समान ही रहेगी। अब यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि हमने कहा किताब अलग है, कॉपी अलग है, तो किताबों की हम संख्या केवल काउंट कर सकते हैं, कितनी संख्या है, 10 है, 20 है, 50 है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि किताब कितने बाई कितने की है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, या जो है विषय। इसमें इन सारी चीज़ों की गणना जो है वो नामित स्तर पे नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम केवल विभाजन कर सकते हैं, उसको गुण के आधार पे 2 कैटेगरी विभाजित कर दी, और एक कैटेगरी के अंदर के जो लोग हैं वो सारे समान हैं, और उनकी संख्या कितनी, केवल इतना पता लगाया जा सकता है। इसीलिए सबसे सरल मापन होता है, सबसे पहले स्तर का मापन होता है। इन स्थितियों में केवल एक प्रत्यक्ष श्रेणी की संख्या का निर्धारण होता है, और इसमें अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हमारी सांख्यिकी तकनीकी की, तो हम खासकर बारंबारता या बहुलक जैसे जो सांख्यिकी माप है, इनका जो है कि इनकी गणना कर पाते हैं। दूसरा हमारा जो मापन का स्तर है वो क्रमिक, जिसे हम ऑर्डिनल स्केल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर डिसाइड करना, एक क्रम डिसाइड करने की बात होती है। ये नामित स्तर की तुलना में उससे अच्छी स्केल, यानी ये सेकंड पोजीशन पे आती है। नामित स्तर के जितने भी गुण हैं वो हमारे क्रमिक में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी चीज की जो गुण और विशेषताएं उसको हम क्रम में विभाजित कर पाते हैं, अर्थात हमारे पास ये सुविधा होती है कि हम उसे एक ऑर्डर में सेट कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जब परीक्षण किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, या आपके जो एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसके आधार पर आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अन्य प्रकार की श्रेणी का निर्धारण कर पाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम श्रेणियों का निर्धारण कर देते हैं, और श्रेणी से हमें ऊपर नीचे या हमें कम और ज्यादा की स्थिति का पता लग जाता है। जैसे आप क्रिकेट मैच अभी होता है तो आपने देखा होगा कौन सी टीम प्रथम आई है, कौन सी द्वितीय, कौन सी तृतीय, या विभिन्न प्रकार के जो गेम्स होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा, ओलंपिक में भी देखा होगा, किसी गोल्ड मेडल, सिल्वर और मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो निर्धारण होता है ये क्रमिक मापन के आधार पे होता है। यहाँ पर हम गुणों के आधार पे, विशेषताओं के आधार पे हम उनके क्रम निर्धारित कर पाते हैं। तो इसके अंदर हम सांख्यिकीय स्थिति का बात करें तो इसमें हम माध्यिका है,
परसेंटाइल है, इत्यादि चीज़ों के आधार पे जो है हम रैंक डिसाइड कर पाते हैं। इसमें जो है सहसंबंध के अंदर भी रैंक डिफरेंस जो हम निर्धारित कर पाते हैं, क्रम निर्धारित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे हम क्रमिक स्तर का मापन कहते हैं। नंबर तीसरा जो मापन है वो अंतराल स्तर का मापन है। अंतराल स्तर का जो मापन है वो नामित मापन और क्रमिक मापन से उच्च स्तर का मापन, अर्थात नामित मापन और क्रमिक मापन की जो विशेषताएं हैं वो अंतराल स्तर के मापन में ही पाई जाती है। इस स्तर के जो अंतर्गत जो मापन की जो चीजें होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, एक सापेक्ष स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, सापेक्ष स्थिति अनुपात स्तर के मापन के अंतर्गत हम जो भौतिक मापन जितने भी हमारे होते हैं, जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो सारी चीजें होती है ये अनुपात स्तर के मापन पे ही कर पाते हैं। तो अगर एक प्रश्न आता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल का मापन कौन सा है, तो नामित मापन। सबसे उच्च स्तर का मापन कौन सा है, तो अनुपात मापन। पहले से लेकर के और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे विशेषताएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये हमारे चारों मापन के स्तर हैं और इन्हीं मापन के स्तर के आधार पे ही हम मापन करते हैं। इन्हें मापन के स्तर भी कहते हैं और मापन के पैमाने भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमने अभी तक जो पढ़े थे कि मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े, इन आंकड़ों का हम विश्लेषण कैसे करें और इस विश्लेषण करने के लिए कौन सी तकनीकें हैं इनका हम निर्धारण करके बड़े आसानी से इन चीज का विश्लेषण कर पाते हैं। क्योंकि शोधकर्ता जब अध्ययन करता है तो उसको मापन के दौरान उसको गुणात्मक आंकड़े भी प्राप्त होते हैं और उसे जो है मात्रात्मक आंकड़े भी प्राप्त होते हैं। तो इनका विश्लेषण कैसे किया जाए, कौन कौन सी सांख्यिकी तकनीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मात्रात्मक आंकड़े और उनका विश्लेषण और उनकी व्याख्या। मात्रात्मक आंकड़े, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कि ऐसे आंकड़े जिनमें संख्या की बात होती है, यानी जिनका जो आंकड़े होते हैं, जिनका जो स्वरूप होता है वो एक संख्या के रूप में होता है। जैसे आपने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से संख्या के स्वरूप में होता है। 0 से लेकर 9 के जो नंबर होते हैं इनको आप विभिन्न आगे बढ़ते क्रम में इकाई, दहाई, सैकड़ा या और भी बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन तक आप ले जा सकते हैं। तो जो शोधकर्ता होता है जब संख्यात्मक आंकड़ों को संग्रहण करता है तो इस प्रकार के आंकड़े मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। यह मात्रात्मक आंकड़े क्यों संग्रहण करता है? सबसे पहला है कारण इसका है तुलना करना। जब हमें किसी चीज के बीच में तुलना करनी होती है तब हम इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी चीज के वजन देखना है, कौन हल्का है कौन भारी, तो ऐसे चीज में आप तुलना करना चाहते हैं तो तुलना का एक आधार होता है, आप वजन के आधार पर भी कर सकते हैं। आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कोई चीज भारी है कोई चीज हल्की है। या संबंध देखना हो, संबंध देखने के लिए भी क्या है, हमें देखना है कि एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ऐसे इसमें हमें संख्या की जरूरत पड़ती है कि अगर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे बढ़ने से घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऐसे में हमें उस संबंध को पता चल जाते हैं संबंध सकारात्मक है कि नकारात्मक। या हमें चरों के बीच में अंतर करना, डिफरेंस देखना हो, तब भी हमें संख्यात्मक मापन, संख्या की जरूरत पड़ती है और संख्या के माध्यम से हमें बड़ी आसानी से अंतर पता चल जाता है। किसी के 20 नंबर आए, किसी के 15 आए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ 5 का डिफरेंस है। इसके सिवा जब हम शोध करते हैं तो शोध के दौरान विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकी का उपयोग किया था। कुछ ऐसी सांख्यिकीय तकनीकी होती हैं जिनके आधार पर हम केवल वर्णन करते हैं और कुछ ऐसी सांख्यिकीय तकनीकी होती हैं जिनके आधार पर जो है हम निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो निष्कर्ष के अंतर्गत खासकर जैसे सहसंबंध होता है, सहसंबंध में हम जो है विभिन्न प्रकार की आगे भी पढ़ेंगे सांख्यिकीय तकनीकी होती है। संबंध देखना, एक चर का दूसरे के चर के साथ क्या संबंध होता है, एक चर दूसरे चर को कैसे प्रभावित करता है। तो ऐसे में हम अगर ये जानना हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ आप जो है पानी को हीट करेंगे तो वो पानी जो है एक निर्धारित डिग्री पे जाकर के जो है उबलने लग जाता है। तो यहाँ एक सहसंबंध है कि टेम्परेचर इतना होगा तो पानी बॉयल होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पानी जम जाएगा। तो इसके बीच में एक सहसंबंध पाया जाता है। अगर हमें तुलना करनी हो तो टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम उससे एनोवा जैसी जो जिसे एफ टेस्ट करते हैं, इस प्रकार की सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करते हैं। ये सब मात्रात्मक के अंतर्गत जाते हैं। इसके सिवा हमारी जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करने के लिए भी हम मात्रात्मक आंकड़ों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने जो हाइपोथेसिस उसे टेस्ट करें। अब जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं इनको विश्लेषण कैसे करें, तो इनके विश्लेषण करने के मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है आंकड़ों का संपादन करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना और आंकड़ों का सारणीकरण करना। ये पहले का जो है स्टेप आता है, चरण आता है विश्लेषण के लिए आंकड़े को तैयार करना। हम आंकड़ों को विश्लेषण करने से पहले उनको रेडी करते हैं। जब शोधकर्ता आंकड़े इकट्ठा करता है तो जो आंकड़े होते हैं रॉ होते हैं, कच्चे माल की तरह से होते हैं और
जो रॉ डेटा होता है उस डेटा से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इस स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, जो आंकड़े होते हैं उनका संपादन करते हैं। शोधकर्ता जब भी आंकड़े इकट्ठा करता है तो वो उस दौरान बहुत प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करता है, और आंकड़े संग्रहण करने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे ऐसे आंकड़े भी होते हैं जो अनावश्यक रूप से संग्रहित हो जाते हैं। तो ऐसे रूप में संपादन करने के दौरान जो आंकड़े सही होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं होती, इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद में उनको सही देखता है कि जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए हैं क्या वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कि नहीं है। उसके बाद उनको एक क्रम में लगाता है, एक सारणी बनाता है। सारणी का अभिप्राय है यहाँ वर्गीकृत करता है, वर्गीकृत में और सारणी दो अलग अलग बनाता है। वर्गीकरण में क्या करता है कि आंकड़ों का एक डिफरेंस बना लेता है कि आंकड़े अलग अलग अगर लिए गए अलग अलग चरों से जो है तो अलग अलग उसका डिफरेंस बनाएगा, वर्गीकरण करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। जैसे किसी की परीक्षा से जुड़े हुए हैं, या किसी के जो है हाइट वेट से जुड़े हुए हैं, या किसी के इंटरनल एग्जाम से जुड़े हुए हैं, या साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग हैं तो उनका अलग अलग वर्गीकरण करेगा, और उस आधार पे वर्गीकरण के आधार पे भी सारणी बनाएगा, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में ऐसे सारणी बना करके उनको आंकड़ों को वो तैयार करेगा। जब आंकड़े सारणी लास्ट स्टेप सारणी बन के तैयार हो जाएगी, फिर उसमें विभिन्न प्रकार की जो हमने सांख्यिकी पढ़ी थी ऊपर, उनके आधार पर उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण के आधार पे जो हमारा जो निष्कर्ष आएगा, फिर उसकी हम व्याख्या करते हैं। अब जो व्याख्या करते हैं इनमें जो हम स्टैटिस्टिक कौन से लगाएंगे, हमने सारणी तो तैयार कर ली, सारणी के बाद स्टैटिस्टिक लगाने के लिए मुख्यतः दो स्वरूपों में इसको हम समझ सकते हैं। पहला है एक वर्णनात्मक, दूसरा है अनुमानात्मक। वर्णनात्मक जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, और अनुमानात्मक जिसे हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। वर्णन मतलब अर्थात यहाँ वर्णन करना, यहाँ हमें किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकालना, तो उसे हम वर्णनात्मक कहते हैं। जैसे भारत में उच्च शिक्षा में विद्यार्थी जो नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं हम बता सकते हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल, इतने अर्बन एरिया से, इतने रूरल एरिया से हैं, इतने साइंस के, इतने आर्ट्स के, इतने कॉमर्स के। तो हम इस तरह से यहाँ संख्या बता रहे हैं, लेकिन हम किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाले। इस प्रकार की जो होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है। इसके अंदर हम माध्य है, बहुलक है, माध्यिका है, विचलनशीलता है, परसेंटाइल है, प्रतिशत है, इत्यादि चीजों के माध्यम से वर्णन करते हैं। दूसरा होता है अनुमानात्मक, जिसे हम इन्फ्रेंशियल कहते हैं। यहाँ पर हमें निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष इसलिए जरूरी होता है ताकि हम उसके आधार पे आगे निर्णय ले सकें। जैसे अगर ठंडी बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, तो किस प्रकार के उससे पर्यावरण या व्यक्तिगत प्रभाव पड़ सकते हैं। गर्मी बढ़ेगी तो किस, तो यहाँ निष्कर्ष निकालना होता है। तो ऐसी जो इसमें जो स्टैटिस्टिक होती है, सांख्यिकी होती है, उसके लिए हम टी परीक्षण का उपयोग करते हैं। जब दो चरों के बीच में तुलना करनी होती है तो टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। जब दो से ज्यादा चर हो जाते हैं और हमें उनके आपस में बीच में भी संबंध देखने हैं, जैसे जो है योग करने से क्या व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर, और भी या उसके जो है उसके वजन पर और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एफ टेस्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल हमारे पास, या हमारे पास इसमें भी पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, जिसे हम प्राचलिक या अप्रचलिक आंकड़े भी कहते हैं। उसके आधार पर भी हम अलग अलग प्रकार के सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग करते हैं। खासकर जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं ये मुख्यतः 2 रूप में हमारे पाए जाते हैं। एक होते हैं प्राचलिक, जिसे हम पैरामेट्रिक कहते हैं, एक होते हैं अप्राचलिक, जिसे हम नॉन पैरामेट्रिक कहते हैं। प्राचलिक पैरामेट्रिक टेस्ट से करते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, कुछ पैरामीटर होते हैं। यहाँ जो आंकड़े होते हैं उनको अध्ययन करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं, अर्थात कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों के आधार पे ही हम उसको जो है उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होती हैं? सबसे पहले सामान्यता की अवधारणा। यहाँ पर जो होना चाहिए वो सामान्यता होनी चाहिए, जनरलाइजेशन हो सके, सामान्य हो सके। यहाँ पर सामान्य का मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व बन रहा है, हमारा जो डेटा है वो जनरल हो, ऐसा स्पेसिफिक ना हो, किसी एक तरफ ना भाग रहा हो, एक सामान्य स्थिति में, ठीक है, ना बहुत ज्यादा हाई हो ना बहुत ज्यादा लो, ठीक है, उसे हम सामान्य कहते हैं। दूसरा है कि ये जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, ये जो हमने मापन की स्केल पढ़ी थी अभी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इसमें से जो प्राचलिक टेस्ट होते हैं इनके लिए जो आंकड़े होने चाहिए वो कम से कम इंटरवल और रेशियो स्केल के होने चाहिए। अर्थात अगर इससे नीचे के स्तर के होंगे, यानी अगर आंकड़े जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के होंगे, तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि जो आंकड़े हैं वो हमारे जो है होने चाहिए इंटरवल स्केल के और रेशियो स्केल के। डेटा जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, यानी ऐसा डेटा होना चाहिए जिसको छोटे से छोटे भागों में डिवाइड किया जा सके, असतत ना हो, डिस्क्रीट डेटा ना।
इसके सिवा जो प्रेक्षण है वो स्वतंत्र हो, यानी किसी प्रकार का इसमें इंटरफेयर नहीं। तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम प्राचलिक कहते हैं। अप्रचलिक ऐसे जो आंकड़े जिसमें हम जो है नॉमिनल और क्रमिक यानी ऑर्डिनल स्केल पे इकट्ठा करते हैं, ऐसे प्रकार के आंकड़ों का स्टैटिक सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए जो हम टेस्ट उपयोग करते हैं उन्हें हम अप्रचलित टेस्ट कहते हैं। क्योंकि इसके लिए पहले से पूर्व शर्तें निर्धारित नहीं, किसी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन निर्धारित नहीं होती है, तो इसलिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। इसके भी कुछ कंडीशन सही हैं, जैसे सबसे पहला कि आंकड़े जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में हो। नंबर दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जो है प्रतिशत जो हमारा प्रतिदर्श है, यानी जो हमारा सैंपल है उसका आकार भी जब छोटा होता है, छोटा का आकार अर्थात मतलब यहाँ जब प्रतिदर्श की संख्या 30 से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। अगर 30 से ज्यादा होती है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो मिनिमम अगर आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है तो संख्या आपकी 30 से ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास जो है डेटा नॉर्मल होना चाहिए, आपके पास डेटा और जो है इंटरवल और रेशियो स्केल में होना चाहिए। वहीं अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी डेटा नॉर्मल नहीं है, डेटा की संख्या 30 से सैंपल की संख्या 30 से कम है, डेटा जो है वो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल में है, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक टेस्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनके अपेक्षा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना तो निर्धारित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमारे हैं मात्रात्मक आंकड़े। अगर आपको विश्लेषण करना है तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर गुणात्मक आंकड़ों की बात करें तो गुणात्मक आंकड़े जो हमने पहले ही पढ़ा, ये व्यक्ति के अनुभव और सामाजिक व्यक्ति के परिस्थिति से जुड़े होते हैं। तो जो शोधकर्ता होता है उसका मुख्य लक्ष्य जो होता है यहाँ पर उसके समझ को विकसित करना होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कि वो किसी चीज को लेकर के उस किस प्रकार का चिंतन, वो समाज वो व्यक्ति किस प्रकार का चिंतन करता है, और उसको कोई अन्य चीज प्रभावित, व्यक्तिगत चीज प्रभावित करती है या इसके पीछे सांस्कृतिक या और कोई चीजें हैं, उसकी भावनात्मक चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही शोधकर्ता इसमें विश्लेषण करता है। इसके विश्लेषण करने के लिए भी कई सारे इसके क्रम हैं, उस क्रम को ध्यान में रख करके विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ता जब भी इस प्रकार का विश्लेषण करता है तो इसमें वैसे तो इसको विश्लेषण करने के लिए भी कई सारे तकनीकी जो है चीज़ें मौजूद हैं, खासकर सॉफ्टवेयर जैसे एनविवो सॉफ्टवेयर है, और भी सॉफ्टवेयर हैं जो गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं इनको इनके विश्लेषण करने में शोधार्थी की सहायता करते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं, इसमें हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 चरण होते हैं गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। पहला चरण जो है गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण, यानी जब गुणात्मक आंकड़े जो होते हैं, हम गुणात्मक मतलब जो संख्या में नहीं तो कैसे होंगे, फिर शब्दों में होंगे और पिक्चर्स में होंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये शब्द हैं, ये संख्या में नहीं है। या पिक्चर्स, जैसे आप कहीं जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो जो चीज़ें होती दिखाई देती हैं वो आपकी जो तस्वीरें हैं, ये सारी चीज़ें, वीडियो है या ऑडियो क्लिप है, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं, या व्यक्ति के जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी शामिल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे गुणात्मक आंकड़ों में होती है। चूँकि संख्या नहीं, यहाँ शब्द हैं और पिक्चर हैं, तो ऐसी चीज़ों को विश्लेषण करने के लिए क्या होता है, शोधार्थी सबसे पहले आंकड़ों को इकट्ठा करता है, उनको पढ़ता है, उनको पढ़ने के बाद में जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं उनको रखता है, बाकी सारी चीज़ों को हटाता है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है। इसके लिए जो है काफ़ी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी ध्यान देना होता है। फिर शोधार्थी क्या करता है कि उसमें से वर्गीकरण करता है कि जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको अलग करता है, जो अलग अलग उससे सिमिलर नहीं है उनको अलग करता है। फिर उन सिमिलर जो चीज़ें होती हैं उनके बीच में भी उनको सारणीकरण करता है, उनको एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसमें से कोई विरोधाभास चीज़ें तो नहीं, उनको अलग करता है, और बार बार उनको पढ़ता है। पढ़ने के बाद में फिर उनको इकट्ठा करके रखता है, और इस तरह से वो कई सारे क्रियाएं इस प्रकार से करता है ताकि किसी प्रकार का कोई बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और जब ये सारी चीज़ें हमारी गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण हो जाता है, हम एक निर्धारित लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, तब हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी हमने जाना, उसका निष्कर्ष क्या है। जो निष्कर्ष होता है, क्योंकि यहाँ गुणात्मक चीज़ें होती हैं, शोधार्थी की व्यक्तिगत चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, चूँकि व्यक्ति उसी में शामिल होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो ऐसे में शोधार्थी की व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत विचार भी इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए शोधार्थी को कि उसमें व्यक्तिगत चीज़ें कम से कम प्रभावित करें, तभी आप सही से आंकड़ों का विश्लेषण कर पाएंगे।
नंबर तीसरा स्टेप जो होता है गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या का सत्यापन। पहला आपने विश्लेषण किया, दूसरा उसके बाद निष्कर्ष निकाला। लेकिन निष्कर्ष निकालने के बाद ये जरूरी होता है कि जो भी निष्कर्ष निकाला गया है उसका वेरिफिकेशन हो पाए, उसका सत्यापन हो पाए। सत्यापन के लिए क्या है जरूरी है? सत्यापन के लिए जरूरी है कि शोधार्थी उसको जो पहले से जो अनुसंधान हुए हैं उन सभी अनुसंधानों से उसको मैचिंग करे, उसको तुलना मिलान करे, उसका तुलना करे, ताकि ये जान पाए कि जो वो कह रहा है, शोधार्थी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, क्या वो निष्कर्ष वास्तव में वैसे ही हैं या उसमें बहुत जो पहले के जो शोध हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा भिन्नताकार हैं। तो उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। कभी-कभी शोधार्थी शोध में इतना शामिल हो जाता है कि उसके जो निष्कर्ष आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में वेरिफिकेशन जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होने दूर करने में शोधार्थी की सहायता करता है। तो वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मात्रा जो हमारे गुणात्मक आंकड़े होते हैं। अब हम आते हैं इस तरह से जो हमारी जो इकाई 14 है वो कंप्लीट होते हैं। हमने पढ़ा इसके अंदर आंकड़े क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, डेटा के अंदर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और उसके जो है विश्लेषण करने की तकनीक है। अब हमारा जो आता है कि हमने विश्लेषण कर लिया, लेकिन विश्लेषण करने के बाद क्या होता है, आंकड़ों को सही रूप में प्रदर्शित करना होता है ताकि जो जन सामान्य है उसको समझ पाए और उसके समझ के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाए। तो उसके लिए जो हम विभिन्न प्रकार के ग्राफ का प्रयोग करते हैं, आलेख बनाते हैं। इनको आलेख बनाने से पहले क्या करते हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। जो सूचनाएं विचारों के रूप में होती हैं उनकी प्रकृति गुणात्मक होती है और जो सूचनाएं संख्या के रूप में होती है उनकी प्रकृति जो होती है मात्रात्मक होती है। तो ऐसे में जो गुणात्मक है, जो मात्रात्मक है, इनको हमने विश्लेषण किया, हमने समझा, लेकिन आगे चल करके जो हमारे जो मात्रात्मक जो होते हैं, अगर इन्हें हम सारणी उनको हमें एक वो करना है, आलेख बनाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा और समझना होगा डिटेल से। इसको समझने के लिए क्या है कि इसमें जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं वस्तुतः दो रूप में पाए जाते हैं, एक सतत होते हैं, एक असतत। सतत को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और असतत को बोलते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, सतत को कॉन्टिन्यूअस और असतत को डिस्क्रीट बोलते हैं स्टैटिक की भाषा में। सतत आंकड़े, असतत आंकड़े क्या है? इस प्रकार के आंकड़े होते हैं जो उपखंडों में बांटकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन्हें हम सतत आंकड़े कहते हैं। अर्थात आंकड़ों को जिनको हम छोटे से छोटे भागों में विभाजित कर पाते हैं, जैसे समय, जिसमें हम आवर्स, डे, आवर्स के बाद मिनट, फिर सेकंड, नैनो सेकंड, और भी छोटी सी जो मूल छोटी से छोटी इकाई उसमें हम बांट पाते हैं। जैसे वजन, हम छोटे से छोटी, जैसे हम टेम्परेचर माइनस में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से जो चीजें होती है आप छोटी सी छोटी चीजों में बांट पाते हैं, इस प्रकार के हम सतत कहते हैं, यानी जब तक उसकी लिमिट तक ना पहुंच जाए। जैसे किसी व्यक्ति का बुद्धि का स्कोर या किसी की ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये जो सारी चीजें होती हैं सतत आंकड़ों के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर असतत आंकड़ों की बात करें तो ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें हम विभाजित तो कर पाते हैं, लेकिन एक इनकी लिमिट होती है, वो लिमिट होती है इनके पूर्णांक। इनके पूर्णांक तक ही हम इन्हें विभाजित कर पाते, इससे आगे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। जैसे घर में कमरों की संख्या, और घर में बहुत प्रकार के कमरे होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लेकिन अगर काउंटिंग की जाएगी तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप कमरों की संख्या ही बता पाएंगे। 4 है तो 4 है। घर में व्यक्तियों की संख्या 10 लोग हैं तो उसमें छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें केवल पूर्णांक में भी बता पाएंगे। 10 लोग हैं तो 10 ही बता पाएंगे। या क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, यहाँ पर हम छोटी सी छोटी चीजों में उपखंड में विभाजन नहीं कर पाते, बल्कि केवल पूर्णांक में रह पाते हैं, तो इन्हें हम असतत या डिस्क्रीट आंकड़े कहते हैं। अब जो आगे है ये तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या होता है, जो आंकड़े होते हैं, हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो रॉ में होता है, रॉ फॉर्म में होता है। तो जो रॉ फॉर्म में होता है इसको अगर हमें एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने के लिए हमें सिस्टमेटिक रूप से इसे अरेंज करना होता है। तो आंकड़ों को उनकी जो है व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया, एक वर्गीकृत, एक अवर्गीकृत, यानी एक ऑर्गेनाइज, एक जो ऑर्गेनाइज किया गया जिसे हम वर्गीकृत कहते हैं, और डिसऑर्गेनाइज जो इसमें हमने कलेक्ट किया जिसको हमने सिस्टमेटिक नहीं किया उसे हम अवर्गीकृत कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े मूल रूप से संख्याओं की सूची होती है जिसे अभी प्राथमिक रूप से किसी प्रयोगशाला या शोध अध्ययन के उपकरणों के रूप में एकत्र किया गया है। जब ये नमूना छोटा होता है तो आम रूप में हम इसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। छोटा है जैसे घर 20 लोगों के, 30 लोगों का, छोटे संख्या में इसको इकट्ठा किया गया है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं इनको छोटे स्तर के होते हैं, तो इनको हम विश्लेषित करने के लिए अरेंज नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं।
वहीं पर जब आंकड़ों की संख्या ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा बड़े स्तर पे है, नमूना जो सैंपल हो बड़े लेवल पे है, जैसे लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो ऐसे स्तर पे जो आंकड़े होते हैं उनको वर्गीकृत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के उन्हें समझ नहीं पाते। तो इनके वर्गीकरण के लिए हम उन्हें एक श्रेणी में बनाते हैं और श्रेणी के आधार पे हम उन्हें जो है इंटरवल में डेवलप कर लेते हैं, अंतराल के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। इन्हें हम जो है वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे एक क्लास में 20 विद्यार्थी, तो 20 विद्यार्थी ने इंटरनल एग्जाम में कितने नंबर प्राप्त किए हम आसानी से पता लगा सकते हैं, एक-एक करके भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही पता लगाना हो 1 लाख विद्यार्थी हो, इंटरनल में कितने नंबर आए, तो एक-एक व्यक्ति से पूछना दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें सिस्टमैटिक करना होगा कि 10 से 20 नंबर पाने वाले, 20 से 30 नंबर पाने वाले, इस रूप में करेंगे तो इसे वर्गीकृत कहते हैं। अब जो आंकड़े होते हैं इनको व्यवस्थीकरण करना होता है। व्यवस्थीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, जिससे हम बारंबारता मतलब जो बार-बार रिपीट हो रहा, जो बार-बार आ रहा है उसका मतलब बारंबारता। ये 2 रूप में होगी, वर्गीकृत होती है, अवर्गीकृत होती है। और वर्गीकृत जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक आंकड़ों को एक वर्गीकृत किया जाता है, एक अवर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करते हैं तो एक बड़े लेवल के जो आंकड़े होते हैं वर्गीकृत करते हैं, उसमें जैसे 10 से 20 लोग कितने हैं, 20 से 50 लोग कितने हैं, तो हम आसानी से बता पाते हैं। लेकिन अवर्गीकृत चूंकि छोटे स्तर के आंकड़े होते हैं, कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रिपीट होने की, उन्हें हम अवर्गीकृत बारंबारता कहते हैं। सबसे पहले आता अवर्गीकृत बारंबारता, जब जो हमारा प्रतिदर्श होता है, नमूना होता है या सैंपल होता है, कम साइज में होता है और उनसे जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें हम जो है अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और उनकी जो वो आंकड़े कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक क्लास में विद्यार्थियों ने हमने परीक्षा ली, 20 विद्यार्थी होंगे और उसमें से 20 नंबर का टेस्ट लिया, तो उसमें से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिसके 15, जैसे 3 विद्यार्थी ऐसे जिनके 15 में से 15 जो है 15 तीनों विद्यार्थी क्या, ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जिनके 5-5 नंबर रिपीट हुए होंगे। तो ऐसे में कुछ विद्यार्थी हैं जिनके नंबर 5 आए, किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, तो ऐसे में कुछ होंगे जिनके बराबर नंबर आए। तो ऐसे में अगर पता चला कि हमें 3 विद्यार्थी हैं जिनके नंबर जो है 15 हैं, तो ऐसे 3 का मतलब ये 15 है, उस जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि 15 जो है 3 बार रिपीट हुआ, यानी 3 विद्यार्थियों के 15 है। क्योंकि यहाँ पर डेटा का साइज कम है, सैंपल का साइज कम है, तो इसे हम जो है अवर्गीकृत में रखते हैं। सैंपल साइज कम है तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं कि भाई 15, 20 इस तरह से काउंट कर सकते हैं और उनमें से कितने नंबर विद्यार्थियों के आए। लेकिन अगर यहीं पर जो है सैंपल की संख्या बढ़ जाए एकदम से, तो जब सैंपल की संख्या हमारे पास बढ़ जाती है तो जो बढ़े हुआ हमारा जो सैंपल साइज होता है उसमें जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, जो कि बड़े स्तर पे हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें एक वर्गीकरण करना होता है। और जब वर्गीकरण कर लेते हैं तो इसमें हम जो बारंबारता है उसका काउंटिंग करने के लिए हम इसमें वर्ग अंतराल बनाते हैं, जिसे हम इंटरवल स्केल बोलते हैं। एक जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इंटरवल, उसी तरीके से मिलता जुलता इंटरवल स्केल। हम इसमें एक इंटरवल बना लेते हैं, जैसे मान के लिए कि 100 नंबर तक की जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी शामिल हुए, तो हम इसमें एक ग्रुप बनाएंगे कि 0 से लेकर 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 10 से लेकर के उसके बाद 11 से लेकर 20 नंबर तक, फिर 21 से लेकर 30 नंबर तक, 31 से लेकर 40 नंबर तक, ऐसे हम ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप के आधार पे हम क्या करेंगे, बड़े आसानी से बता पाएंगे 0 से लेकर 10 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 50, 500, 1000, जितने विद्यार्थी होंगे उतने विद्यार्थी को हम उसके बीच में लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, हमें पता चल पा रहा है आसानी से कितने इस इंटरवल के बीच में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर इतने हैं। 90 से लेकर के 100 के विद्यार्थियों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 80 से लेकर के 90 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, इसे बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग अंतराल होता है इसको भी 2 भागों में विभाजित करें, एक होता है अपवर्जी, एक होता है समावेशी, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। जैसे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जैसे आपको पता है 2 तरह के नंबर होते हैं। जैसे एक होता है कि जो है 0 से लेकर के 5, हमने इंटरवल बना लिया 0 से लेकर 5, फिर जो है 6 से लेकर के 10 कर लिया, फिर हमारा 11 से लेकर के 15 आएगा, फिर 16 से लेकर के 20 आ रहा है। तो इस तरह का जो इंटरवल बनता है, और एक इंटरवल बनता है हमारा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो रिपीट हो रही है, जबकि पहले जो हमने पढ़ा उसमें लास्ट वाली डिजिट जो है वो दूसरे कॉलम में रिपीट नहीं हो रही है। तो इस आधार पे जो है हम वर्ग अंतराल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे फिर से एक बात समझ लेते हैं, तो 0 से 5 जिसे हम अपवर्जी कहते हैं, 0 से 5। अब देखेंगे यहाँ पर पहला हमने इंटरवल बनाया, हमारा इंटरवल यहाँ 5 का है, तो 0 से 5। दूसरा हमारा जो आज आ रहा है वो 5 से 10। तो देखिए जो हमने 0 से 5 कहा कि 5 से 10 का, तो 5 जो है नीचे भी है और 5 ऊपर भी आ रहा है, 2 बार 5 रिपीट हो रहा है।
5 से 10, फिर अब आगे बनेगा, आगे 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25। देखिए यहाँ 2-2 बार जो है रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसे अपवर्जी कहते हैं, एक्सक्लूसिव होता है। वास्तव में 0 से 5 का मतलब यहाँ पर क्या है 4.5 होना चाहिए, यानी लिमिट क्या है 0 जो है, आधी लिमिट इधर है, आधी लिमिट उधर है। तो यहाँ जो 5 है जो ऊपर काउंट होता है, लिखा नीचे है, लेकिन वास्तव में जो उसकी सीमा है जो ऊपर काउंट होगी। वहीं पर जो समावेशी होता है उसमें चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। जैसे उसका जब हम वर्ग अंतराल बनाएंगे 5, तो उसमें भी हम 5 का अगर गैप लें तो जैसे हम बनाएंगे 0 से 4, जिसकी संख्या जो जिसको 0 नंबर प्राप्त हुए, जिसको 1 नंबर प्राप्त हुआ, 2 नंबर प्राप्त हुआ, 3 नंबर प्राप्त हुआ, 4 नंबर, तो 5 लोग हो गए। फिर आगे बनाएंगे 5 से 9। अब देखिए 4 ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर 5 आ रहा है, 5 से 9। फिर 9 के बाद में फिर ऊपर 10 से 14। अब देखिए यहाँ रिपीट नहीं हो रही है वो संख्या, तो जो रिपीट हो रही होती है एक लास्ट चीज उसे अपवर्जी बोलते हैं, जो रिपीट नहीं हो रही है सारी चीजें हमारी समावेशी बोलते हैं, इंक्लूसिव बोलते हैं। तो ये जो हमारी जो स्टैटिस्टिक में जो हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो इनमें दोनों को बनाते हैं अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं, जिसमें समावेशी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। अब जो है हमारा जो बारंबारता सारणी जब बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले हमें रेंज देखना होता है, रेंज कितना है। अब रेंज में मान लीजिए कि आपका आप 10 का भी बना सकते हैं इंटरवल, 20 का बना सकते हैं। आपके यहाँ संख्या कितनी, जैसे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उसी प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल का आकार की गणना करनी होगी, वर्ग अंतराल इंकित करना होगा, 5 का है, 10 का है। मिलान चिन्ह टैली साइन बोलना होता है, ये भी बनाना होगा। मिलान चिन्ह के बाद संख्या आप कितनी आ रही है वो भी करना होगा, और लास्ट में फिर बारंबारता की जांच करनी होगी। तो ये इसके कुछ चीजें हैं। अगर आपको बारंबारता बनाना है तो आपको 6 चीजें हैं। प्रसार की गणना करना सबसे पहले, दूसरा वर्ग अंतराल के आकार की गणना करना, फिर वर्ग अंतराल इंगित करना, मिलान चिन्ह लगाना, मिलान चिन्हों की संख्या की गणना करना, और फिर बारंबारता की संख्या की गणना करना। इसमें आप जो है किताब में चित्र भी बना हुआ है, तालिका नंबर 15.3, आप उस पर भी देख सकते हैं। इसके सिवा फिर जब हम ये बारंबारता बना लेते हैं तो हमें उन आंकड़ों को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत करना होता है। आलेख एक चित्र होता है, एक आलेख आपने देखा होगा। स्टैटिस्टिक में जो होता है हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं, और चित्र जो होता है उसके लिए ग्राफ पेपर नहीं, उसके लिए सिंपल पेपर भी होते हैं। जो आलेख बनता है उसके लिए जो है कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के आधार पे ही हम बना पाते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन, इसको हम ध्यान। आलेखी जो होते हैं वो आकर्षक होते हैं, उससे चीज़ों को समझना आसान होता है। जो चीज़ें हम देखते हैं उन चीज़ों को हम जल्दी समझ पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, और उनके माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत भी कर पाते हैं। जब भी आलेख बनाए तो ध्यान रखें, आलेख जो होता है वो ग्राफ पे बना जाता है। ग्राफ पे बनाते समय क्या होता है, आपने देखा होगा 2 रेखाएं होती हैं उसमें। एक रेखा को हम आधार रेखा बोलते हैं, और एक रेखा को हम कोटि रेखा बोलते हैं। और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं। जो क्रॉस करती हैं उस बिंदु को हम जो है 0 कहते हैं। जो हमारी आधार रेखा होती है, जो नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम एक्स बोलते हैं, और जो हमारी ऊपर की तरफ जाती है उसे हम कोटि रेखा बोलते हैं, जो वाई होती है। तो इस प्रकार से क्या है, जब भी हम ग्राफ बनाए तो इन चीजों को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमारा जो आज का ये जो है विषय है वो समाप्त होता है।